बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 17 सेट्स एंड फंक्शंस में हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 17.1 से लेकर 17.5 तक कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं और सेट्स एंड फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारी बातों को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें हर स्टेटमेंट के 4 ऑप्शन मिले हैं और करेक्ट ऑप्शन को हमने क्या करना है, सिलेक्ट कर टिक करना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 है, विच वन इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखो, हमेशा याद रखो नेचुरल नंबर के 2 सबसेट्स होते हैं, एक प्राइम नंबर और दूसरा क्या, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स, ये 2 नंबर्स ऐसे होते हैं जो सबसेट होते हैं नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, अब यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स तो है नहीं, प्राइम नंबर है, तो लिहाजा प्राइम नंबर जो है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर का सबसेट होगा यहाँ पर। ठीक है, इवन नंबर सबसेट नहीं है नेचुरल नंबर का, ये याद रखना, क्योंकि इवन इंटीजर्स होते हैं। इवन नंबर जो होंगे वो इवन इंटीजर्स कहलाते हैं और इवन इंटीजर्स के सबसेट होते हैं, जबकि रेशनल नंबर और यहाँ पर ये क्या है, इंटीजर, ये तो हो ही नहीं सकते नेचुरल नंबर के सबसेट। नेचुरल नंबर खुद इनका सबसेट होता है, तो लिहाजा ये नेचुरल नंबर के सबसेट नहीं होते। तो प्राइम नंबर इज़ द सेट विच इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये आपको समझ में आई होगी। अब नंबर 2 पर टेबुलर फॉर्म ऑफ ए is equal to x such that x belongs to integer and x square is equal to 25। तो यहाँ पर ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ए मिला है और हमें इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे? तो देखो, हम इस इक्वेशन के ज़रिए इस सेट को बिल्ड कर सकते हैं। हमें क्या मिला है, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 और हमें इस सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर अगर इस 25 के इक्वल है तो एक्स किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस के 5 के। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +5 -5। अब इसको हम लिखेंगे -5 एंड +5 इस तरह से। तो अब हम चारों ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन बी जो है कि वो करेक्ट ऑप्शन हमें नज़र आएगा, तो लिहाजा ऑप्शन बी को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। ओके, अगर आपके पास नंबर 3 में फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, अगर आपके पास 2 सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए अगर बराबर हो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी के, तो वो दोनों सेट क्या होंगे, हमेशा याद रखना। अगर आपके पास एक सेट है ए और उसमें एलिमेंट हैं 1 2 3, टोटल कितने एलिमेंट हैं, 3। इसी तरह से सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, ए बी सी, इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 3। तो सेट ए में एलिमेंट की तादाद कितनी है, 3। सेट बी में एलिमेंट की तादाद कितनी है, 3। तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी। अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो, याद रखना सेम एलिमेंट की बात नहीं हो रही, एलिमेंट्स की तादाद की बात हो रही है। एलिमेंट्स की तादाद अगर बराबर हो तो वो दोनों सेट जो होंगे वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब नंबर 4 पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट मिला है और हमें बताना है कि ये सिंगलटन सेट है, इन्फिनाइट सेट है, एम्प्टी सेट है या सुपर सेट है, ये बताना है। तो इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन है, ये हमें बताना है। तो देखो, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जितने भी एलिमेंट इस सेट में होंगे वो सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, और x लेस देन 1। अब मुझे बताओ, 1 से छोटा तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो 1 से छोटा तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो सेट तो बनेगा ही नहीं। तो फिर क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा, यानी कि खाली सेट बनेगा। तो हम क्या कहेंगे, खाली सेट। ओके, ये समझ में आया होगा। इफ़ सेट ए बराबर है 1 2 3 4, ये हमारे पास सेट ए है और ये क्या है, सेट बी है।
तो साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या होगा? तो देखो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, समझ लेते हैं इसको। हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4, इसी तरह से सेट बी हमें क्या गिवन है 2 4 6 2 4 6। दोनों में जो सेम एलिमेंट है वो हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब सेट ए में क्या बचा 1 और 3, और सेट बी में क्या बचा 6। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, साइमेट्रिक डिफरेंस है ए एंड बी का। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 4 इनको काट दो, तो सेट ए में क्या बचा 1 3 और सेट बी में क्या बचा 6। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। ओके, अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 सॉल्व करेंगे। विच ऑपरेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव? तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कॉम्यूटेटिव नहीं है? तो हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यूनियन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इंटरसेक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, साइमेट्रिक डिफरेंस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन डिफरेंस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन जनरल नहीं होती। जैसे अगर हमारे पास 2 सेट हैं, सेट ए और सेट बी, अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ या बी यूनियन ए करता हूँ, मेरे पास रिजल्ट सेम आएगा। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ या बी इंटरसेक्शन ए करता हूँ, मेरे पास रिजल्ट सेम आएगा। ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है, या बी साइमेट्रिक डिफरेंस ए करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन मैं ए माइनस बी करता हूँ या बी माइनस ए करता हूँ, मेरे पास रिज़ल्ट इन जनरल सेम नहीं आएगा। तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब नंबर 7 पे जो हमें सेट गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अब x बिलोंग करता है सेट P को या x बिलोंग करता है सेट Q को। तो देखो इस सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो या तो सेट P को बिलोंग करते होंगे या सेट Q को बिलोंग करते होंगे। तो ऐसा होता है सिर्फ यूनियन ऑफ 2 सेट्स में। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। देखो अगर हमारे पास सेट A है 1 2 3, इसी तरह से सेट B है हमारे पास 1 3 5। अब मैं A यूनियन B करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1 2 3 एंड 5। तो A यूनियन B में मेरे पास जो एलिमेंट हैं वो या तो सेट A को बिलोंग कर रहे हैं या सेट B को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ किस में होता है, यूनियन में होता है, ठीक है। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये हमें ये बताता है 2 सेटों का यूनियन। ओके, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये राइट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, अब नंबर 8 पर भी हमें क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट गिवन है और इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो उनको x कहा जा रहा है और वो x यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं, लेकिन a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करते, ठीक है। ये जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, इस सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कह रहे हैं, x कह रहे हैं। और वो x यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करते हैं लेकिन a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करते। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा ये हमने देखना है। तो देखो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ इस तरह से। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यानी x बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट को, x किसको बिलोंग करता है, यानी जो भी एलिमेंट्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। लेकिन ये x जो एक है वो सेट A को अगर बिलोंग नहीं करता तो फिर इसका मतलब ये है कि ये x बिलोंग करेगा A कॉम्प्लीमेंट को। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह से यहाँ पर x जो है वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है, लेकिन x जो है वो A इंटरसेक्शन B को बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि x बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B के होल कॉम्प्लीमेंट को। ये हमेशा आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जो है कि हमारे पास पार्ट 9 है क्वेश्चन नंबर 1 का। फॉर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स
ए एंड बी इफ़ ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के बराबर है और ए इंटरसेक्शन बी नल सेट के बराबर है, देन ए एंड बी। तो हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि डिसजॉइंट सेट किस तरह के सेट्स होते हैं, ओवरलैपिंग सेट किस तरह के सेट्स होते हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स किस तरह के सेट्स होते हैं और सेल्स किस तरह के सेट्स होते हैं। ये हम अच्छी तरह से प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके हैं। तो देखो, अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी दोनों खाली सेट्स नहीं हैं, अगर हम ए यूनियन बी करते हैं तो हमारे पास जवाब यूनिवर्सल सेट आता है, और ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो हमारे पास जवाब नल सेट आता है। तो हम कहेंगे कि वो दोनों सेट्स क्या है, सेल्स हैं। ये हमेशा आपने याद रखना है, क्या है, सेल्स हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब हमारे पास जो पार्ट 10 है ये लॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि लॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट अगर हमने अच्छी तरह से पढ़े हों तो ये हमें सॉल्व करना, यानी ये हमें राइट ऑप्शन बताना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो देखो, लॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट में हमें अच्छी तरह से इस बात का पता होना चाहिए। लॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट में ये पता होना चाहिए कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, अगेन सेट ए के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट फिर होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट की जगह मैंने ए लगाया, अब ये कॉम्प्लीमेंट सर के ऊपर लगा देता हूँ। तो यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है कि किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट के। तो ऑप्शन बी जो है कि वो क्या है, राइट ऑप्शन है। तो आई होप के आपको पार्ट 6, 7, 8, 9 एंड 10 भी समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को सोल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 सॉल्व करेंगे। इफ़ ए इज़ सुपर सेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, यह हमें बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है, इन ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है उसको हमने जो है क्या करना है, चूज़ करना है। तो देखो, यहाँ पर ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी, क्या मतलब है, ए बी का सुपर सेट कब होता है। तो देखो, अगर हमारे पास सेट ए बराबर है 1, 2, 3 के, इसी तरह से सेट बी बराबर है 1, 3 के, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, और हम क्लियरली देख सकते हैं कि बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का। अगर बी प्रॉपर सबसेट है ए का तो फिर ए बी का क्या हुआ, सुपर सेट हुआ, ठीक है। और अगर ए बी का सुपर सेट है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जब हम इन दोनों सेट का यूनियन करेंगे तो हमारे पास जवाब किसके बराबर आएगा, सेट ए के बराबर आएगा। हम देख सकते हैं बी जो है प्रॉपर सबसेट है ए का, तो फिर ए बी का क्या है, सुपर सेट है, और ए यूनियन बी करोगे तो जवाब किसके इक्वल आएगा, सेट ए के इक्वल आएगा। तो लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 12 पर हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, इन वेन डायग्राम डैश इज़ यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखो, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पूछा गया यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, तो हम कहेंगे रेक्टेंगल से। ओके, अब पार्ट 13 है, इफ़ x, y इज़ इक्वल टू 2, y - 6 के, देन x प्लस वाई किसके इक्वल होगा। तो देखो 2, x, 6 किसके इक्वल हमें गिवन है, 2, y - 6 के। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होता है, x इज़ इक्वल टू 2, ये हमें पता है, और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होता है, यानी 6 किसके इक्वल है, y - 6 के, या y - 6 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो x तो 2 के बराबर है, y इज़ इक्वल टू -6, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो +6 हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। और हमें क्या बताना है, x प्लस वाई किसके इक्वल है। तो देखो x प्लस वाई, x की जगह मैं क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा प्लस, और y की जगह क्या लिखूँगा, 12, विच इज़ इक्वल टू 14। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट 15 है, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू 100 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 5 के इक्वल है, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी सेट ए में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और हम इसको समझ लेते हैं।
तो देखो हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता है, क्या पता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी किसकी इक्वल होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी के बराबर होता है। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना है हमारे पास, 100 के इक्वल है, 100 लिखेंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए हमें बताना है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी क्या है हमारे पास, 5 है। 5 यहाँ आएगा, क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए क्या होगा, 5 नीचे आएगा 100 के, 100/5 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए क्या होगा, 5 20 100। तो 20 इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि हमारे पास ऑप्शन सी क्या है, राइट ऑप्शन है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब नंबर 15 पर हमें क्या गिवन है, अ फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव इफ़ रेंज इज़ डैश को डोमेन। तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन है, तो सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, यानी सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, देखो अगर हमारे पास फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, क्या है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, ए के एलिमेंट है ए बी सी, बी के एलिमेंट है ई एफ, तो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, देखो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, क्या है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। बी को ई के साथ कनेक्ट किया, सी को एफ के साथ कनेक्ट किया, तो हम देख सकते हैं कि ये ई और एफ क्या है, ई क्या है, ए और बी की इमेज है, एफ क्या है, सी की इमेज है। तो यहाँ पर जो इमेज है, उस इमेज का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का रेंज कहलाएगा। अब इस फंक्शन की जो रेंज है वो को डोमेन के इक्वल है, यानी सेट बी के इक्वल है। तो लिहाजा ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज को डोमेन के इक्वल हो, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो अब अगर हमारे पास फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन है, तो उसकी रेंज को डोमेन के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए, सुपर सेट होनी चाहिए, या नॉट इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन है तो उसकी रेंज को डोमेन के लाजमी इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उस फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। और अगर फंक्शन इनटू फंक्शन होता, याद रखना, फंक्शन अगर इनटू फंक्शन होता तो इनटू फंक्शन की रेंज प्रॉपर सबसेट होती को डोमेन के, ठीक है। तो यहाँ पर सर्जेक्टिव फंक्शन है तो लिहाजा रेंज को डोमेन की इक्वल होगी। तो आई होप कि यहाँ पर आपको पार्ट 11 से लेकर 15 तक भी समझ में आया होगा। अब हम रिमेनिंग पार्ट सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 16 देखेंगे। अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू इफ़ रेंज डैश को डोमेन। तो देखो हम फंक्शंस को समझ चुके हैं, फंक्शंस की टाइप समझ चुके हैं, यानी कि इनटू फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है, इनटू एंड वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन को हम समझ चुके हैं। तो सारी टाइप्स हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है इस पार्ट 16 में कि एक फंक्शन इनटू फंक्शन होता है, उस वक्त इनटू फंक्शन होता है जब उस फंक्शन की रेंज, याद रखना, क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो को डोमेन का। जब फंक्शन की रेंज प्रॉपर सबसेट होगी को डोमेन की, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन है। इसको इस तरह से देख लेते हैं। अगर हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, और मैं कहता हूँ हमारे पास फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, सेट ए के एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ में इस तरह से लिख देता हूँ, ए को डी के साथ कनेक्ट करता हूँ, बी को डी के साथ कनेक्ट करता हूँ, सी को एफ के साथ कनेक्ट करता हूँ। हमें पता है कि ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि फंक्शन की दोनों कंडीशन को ये पूरी कर रहा है, ठीक है। अब ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, तो ए क्या है, डोमेन है इस फंक्शन की, और बी क्या है, को डोमेन है। और यहाँ पर जो सेट बी के जो भी एलिमेंट सेट ए के साथ कनेक्ट हैं वो क्या है, इमेज है, यानी डी जो है वो ए और बी की इमेज है, और एफ जो है वो सी की इमेज है। अब ये जो इमेज का कलेक्शन होगा वो ये क्या कहलाएगा, इस फंक्शन की रेंज, यानी कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या है हमारे पास, डी और एफ, डी और एफ। और हमें पता है ये जो बी है, ये जो सेट बी है, ये क्या है, को डोमेन है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है सेट बी का, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज प्रॉपर सबसेट हो, किसका,
कोडोमेन का, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। तो हमारे पास जो है कि बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, अब नंबर 17 पर हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, हमारे पास सेट ए और सेट बी ये दो सेट्स हैं और हमें यहाँ पर ये डिसाइड करके बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, इन तीनों ऑप्शंस में हमें रिलेशन गिवन है। अभी हम इनको रिलेशन मानकर चलेंगे। ठीक है, अब इन तीनों रिलेशन में कौन सा फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी ये हमें बताना है। ठीक है, और डी पर तो क्या है, नॉन ऑफ दीज है। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ ताकि हम समझेंगे इस बात को और फिर जो है कि राइट ऑप्शन पर टिक करेंगे। अब देखो ये हमारे पास रिलेशन है, ये हमारे पास क्या है, सेट ए और सेट बी है और ऑप्शन ए पर जो हमें रिलेशन गिवन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ सेट ए और सेट बी। ठीक है, और मैं कहता हूँ ये एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अब सेट ए क्या है हमारे पास, 0 1 2 0 1 2 और सेट बी है हमारे पास 3 4 3 4। अब इस ऑप्शन ए में जो रिलेशन है हम देखते हैं कि 0 3 के साथ कनेक्ट है, 1 4 के साथ कनेक्ट है, 0 3 के साथ कनेक्ट है, 1 4 के साथ कनेक्ट है। क्या ये रिलेशन फंक्शन है, हम कहेंगे ये रिलेशन फंक्शन नहीं है क्योंकि ये पहली कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा। यानी कि अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होता ये, ठीक है, तो ये पहली कंडीशन को और दूसरी कंडीशन को यानी दोनों कंडीशन को यकीनन पूरी करता। अब ये पहली कंडीशन को ही पूरी नहीं कर रहा है ये रिलेशन, तो इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। पहली कंडीशन क्या है, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर सेट ए का एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं है, तो लिहाजा ऑप्शन ए इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। अब ऑप्शन बी की तरफ आते हैं हम। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इस तरह करके मिटा देता हूँ। ओके, अब ऑप्शन बी में जो हमें रिलेशन गिवन है वो क्या है, 0 3 के साथ कनेक्ट है, तो 0 को 3 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से 1 को 4 के साथ कनेक्ट किया और 2 3 के साथ कनेक्ट है इस रिलेशन में। इसी तरह से 2 4 के साथ कनेक्ट है, 2 4 के साथ कनेक्ट है। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि फंक्शन फ्रॉम, ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। अब ये रिलेशन क्या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है या नहीं है ये हम देखेंगे। तो देखो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट है और सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ कनेक्ट है या नहीं है, हम कहेंगे है। ये 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो 3 के साथ भी कनेक्ट है और 4 के साथ भी कनेक्ट है, तो ये दूसरी कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा ऑप्शन बी वाला रिलेशन। ठीक है, तो लिहाजा ये भी फंक्शन नहीं है। अब सी पर जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है, देखते हैं फ्रॉम ए टू बी। तो ए और बी, अब इसको भी मैं रिलेशन मान के चलता हूँ। अब ये रिलेशन क्या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है या नहीं है ये देखते हैं। तो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट है 0 1 2, सेट बी के एलिमेंट है 3 4। अब 0 3 के साथ कनेक्ट करते हैं हम, 1 4 के साथ कनेक्टेड है और 2 4 के साथ कनेक्ट है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है, हम कहेंगे बिल्कुल ये रिलेशन फंक्शन है। क्यों कह सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को पूरी कर रहा है। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट नज़र आ रहा है, पहली कंडीशन पूरी होगी। अब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, यानी सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं है। सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सेट ए का अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है तो सेट ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दो एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट हैं, यानी यूनिक एलिमेंट, यानी सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो लिहाजा ये जो ऑप्शन सी है ये राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर देखते हैं हम नंबर 18। अब नंबर 18 पर हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, विच वन इज़ ऑलवेज बाइजेक्टिव, इनमें से कौन सा बाइजेक्टिव है। ठीक है, अब देखो
अगर कोई भी फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, एट द सेम टाइम कोई भी फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा भी था लास्ट वीडियो में कि 1 1 कोरेस्पोंडेंस क्या होता है। 1 1 कोरेस्पोंडेंस हमेशा बाइजेक्टिव होता है, यानी ऐसा फंक्शन होता है जो ऑन 2 भी हो और 1 1 भी हो। तो 1 1 कोरेस्पोंडेंस ऐसा फंक्शन होता है जो हमेशा क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आई होगी। अब 19 है हमारे पास, इफ़ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर देन विच वन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो, अगर फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर है तो नेचुरल नंबर इस फंक्शन की क्या होगी, डोमेन, और रियल नंबर क्या होगा इस फंक्शन का, को डोमेन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर f ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 6, f ऑफ 7 इज़ इक्वल टू 8, ऑप्शन सी है f ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 6, और ऑप्शन डी है f ऑफ 9 इज़ इक्वल टू 0। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर है। ठीक है, यानी कि यहाँ हम नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है कि वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या ये -2 नेचुरल नंबर है, हम कहेंगे -2 नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि ये 9 7 और 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। -2 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो लिहाजा ऑप्शन सी इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके, अब 20 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ कॉम्यूटेटिव सेट ऑफ ऑपरेशन। बहुत आसान है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सेट ऑफ ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है, तो हम ये पहले भी देख चुके हैं। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और हम समझ लेते हैं इस बात को। देखो, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, बी यूनियन ए के, और हमें ये भी पता है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट यानी ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। इसी तरह से अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो ये बी क्रॉस ए के इक्वल इन जनरल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए डिफरेंस यूनियन कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉन। तो डिफरेंस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, इसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, यूनियन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो लिहाजा ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से हमने रिव्यू एक्सरसाइज 17 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स 20 पार्ट्स थे, सबके सब सोल्व कर लिए, और जो है यहाँ पर हमें समझ में आई होगी कि किस तरह से जो है कि हमें स्टेटमेंट मिलती हैं, क्वेश्चन मिलते हैं, और ऑप्शन को किस तरह से जो है कि हम समझकर राइट ऑप्शन को चूज़ करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर आपको रिव्यू एक्सरसाइज 17 समझ में आई होगी।